ये एक यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड है। आप चैलेंज बोलो या अपॉर्चुनिटी बोलो। कोई फौजी यूनिफॉर्म में है, कोई व्हाइट में है, कोई ब्लू में है, लेकिन कोई मायना नहीं रखता है। ऊपर आसमान में उड़ते परिंदों तक पर नजर जमाए पहरेदार, नीचे जमीन की रखवाली करते जांबाज, समंदर की लहरों से लेकर उसके सीने में समाई हर धड़कन का हिसाब रखते जवानों को एक साथ देखना हो तो हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से 1000 किलोमीटर दूर आना होगा। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी इलाके में उभरी ये टापुओं की लड़ी समंदर में समाई एक पर्वतमाला है, जिसकी चोटियां एक जमाने तक काला पानी बनकर दुनिया को डराती रहीं और अब देश की समुद्री सरहद की रखवाली में लगी हैं। अंडमान और निकोबार मेनलैंड से दूर तो हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये पहला मोर्चा है। पूरब में समंदर का ये इलाका अंडमान सागर कहलाता है, जिसकी सीमाएं न सिर्फ कई पड़ोसी देशों को छूती हैं, बल्कि इस इलाके से होकर मलक्का स्ट्रेट का वो समुद्री रास्ता गुजरता है जो सदियों से समुद्री हाईवे की भूमिका निभा रहा है। हिंद महासागर का पूर्वी गेट, जहां से प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर की राहें अलग होती हैं। ये तैयारी उस अहम मोर्चे की निगरानी को लेकर है, जहां सेना के तीनों हिस्से भी मिलकर एक हो जाते हैं एम्फीबियस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। एक ऐसा इलाका जिसकी जमीन, आसमान और समंदर में दुश्मन के बच निकलने के लिए कोई सुराग नहीं बचता। कमाने अंडमान। किसी जमाने में नीले पानी के बीच लोग काले पानी की सजा काटने यहाँ आया करते थे, लेकिन आज का अंडमान एक आउटपोस्ट की तरह है, जहाँ सेना की मौजूदगी पूरे देश को राहत का एहसास कराती है। INS केसरी अंडमान निकोबार कमांड का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा समंदर के सरहदी इलाकों की ओर निकल रहा है, ये देखने कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई घुसपैठ की हिमाकत तो नहीं कर रहा है। इसकी असल ताकत तो जंग में दिखेगी। फिलहाल पड़ोसी देश म्यांमार से सी कुकुम्बर की तलाश में आने वाले अवैध शिकारी इसके निशाने पर होते हैं। घंटे भर बाद निगरानी में लगे एक हेलीकॉप्टर की नजर शिकारियों की एक बोट पर पड़ी। फौरन ही कोस्ट गार्ड्स के शिप धर दबोचने निकल पड़े। जल्द ही शिकारी पकड़े गए और बोट जब्त हो गई। लेकिन ऐसे काम INS केसरी के लिए मच्छर मारने जैसे ही हैं। असल जिम्मेदारी तो 750 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की है। हम लोग जब जाते हैं, आइलैंड्स का जो स्प्रेड है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पे जो म्यांमार के जो पोचर्स हैं वो काफ़ी पोचिंग करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से बहुत पास है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस एरिया का पेट्रोलिंग जो है हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ एडन से जो मलक्का स्ट्रेट की तरफ जाते हैं जहाज, ये पूरा जो एरिया है ये हमारे कंट्री के पास से होकर गुजरता है, तो उसकी पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे। उत्तर में म्यांमार बॉर्डर यानी 6 डिग्री चैनल से लेकर 10 डिग्री चैनल तक की निगरानी सबसे अहम मानी जाती है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से है। यहाँ साल में लाख से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर ये दो फिगर्स को ही आप लें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है इस एरिया को देखने का। और उसके अलावा अंडमान से 3 इम्पोर्टेंट सी लेन्स पास होती हैं, जहां कई सैकड़ों की संख्या में हर दिन मर्चेंट शिप पास होते हैं। तो जो मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा बीफ अप रखनी पड़ती है। चौंकने की जरूरत नहीं, ये फ्लोटिंग शिप रिपेयर यार्ड है।
गश्त में लगे नेवी और कोस्ट गार्ड्स के सैकड़ों जहाजों की मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए। इतना बड़ा कि 3 जहाज एक साथ समा जाएं। पानी में तैरता अपनी तरह का अकेला और अनूठा डॉकयार्ड है नेवी का ये, जहां खराब हुए युद्धपोत का मरम्मत किया जाता है। ये संकेत है कि अंडमान निकोबार कमांड सामरिक तौर पर आज कितना अहमियत रखता है। ये फ्लोटिंग शिपयार्ड ड्राई डॉक से बेहतर है, कम से कम अंडमान में, जहां भूकंप का खतरा दूसरे इलाकों से ज्यादा है। इस फ्लोटिंग डॉक पर हम नेवल वेसल्स, जो नेवल वॉरशिप्स हैं, उसका डॉकिंग और अनडॉकिंग करते हैं। और शिप्स के डॉक होने के बाद हम इसका अंडर वाटर क्लीन करते हैं। अंडर वाटर क्लीनिंग, प्रिजर्वेशन, पेंटिंग वगैरह जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ होती हैं। और शिप में अगर कुछ अंडर वाटर रिपेयर्स जो शेड्यूल रहते हैं या प्लान जो रिपेयर्स हैं, उसको भी हम कैरी आउट करते हैं। इस फ्लोटिंग डॉक की एक खासियत है कि ये लैंड बेस्ड नहीं है, ये सी बेस्ड है। तो इस डॉक का एडवांटेज ये है कि ये डॉक पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। हमारे पास अलग अलग बलास्ट टैंक्स हैं, जिसमें जब हम अंदर पानी लेते हैं तो ये डॉक नीचे जाता है और हम शिप्स को पुल इन करके पोजीशन पर लेके आ जाते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर का इकलौता एयरपोर्ट है। चारों ओर समंदर, सामने पहाड़ और बदलते मूड वाले मौसम की वजह से इसकी गिनती दुनिया के 10 खतरनाक रनवेज में होती है, जहां प्लेन सिर्फ एक दिशा से टेल विंड से लैंडिंग या टेक ऑफ कर सकता है। यहाँ पे मेनलैंड से इतनी दूर है, तो मौसम यहाँ पे काफ़ी जल्दी ही जैसा बदलता जाता है। कभी बारिश, कभी धूप। और अंडमान पूरा आइलैंड चेन जो है 750 किलोमीटर नॉर्थ साउथ स्प्रेड है, तो इसी में काफ़ी दूर पड़ता है। और रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ जो है वो किसी किसी चुने जगह में है। और इसके कारण दे विल ऑलवेज बी फ्लाइंग इन द फ्रिंजेस ऑफ देयर एंड्योरेंस। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट सिविल और सेना दोनों के लिए इस्तेमाल होने से काफी व्यस्त रहता है। खराब मौसम से धूप कम ही दिखती है। ऐसे में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के अलावा कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए उड़ने के मौके कम होते हैं। फिर भी नेवल एयर स्टेशन उत्क्रोश अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। एक तरफ हमारा हिल है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये विंड का जो हवा का इफेक्ट है वो हमको इफेक्ट करती है। उसकी वजह से जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ लैंडिंग के लिए आता है वो कमिटेड लैंडिंग करता है। अगर उसको गो राउंड करना है तो उसको ये डिसीजन पहले लेना पड़ता है। उसी तरह से हमारे कंट्रोलर्स को उतना पहले भांपकर ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। ये है अंडमान सागर, जिसकी अहमियत कायदे से कश्मीर और कन्याकुमारी से कम नहीं। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते और मानते हैं। ये इलाका मुख्य भारत के मुकाबले म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के ज्यादा करीब है। और अब तो इस इलाके में चीन भी अपने पांव पसारने की कोशिश में लगा है। नेवी इज वेल अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस। आप रोज पेपर में भी पढ़ते हैं कि चाइनीज इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, और उसको केटर करने के लिए जो एसेट्स यहाँ पे हैं वो ऑगमेंट हो रहे हैं। अगले 2-3 साल में और ज़्यादा नेवी के एसेट्स यहाँ बेस होंगे टू टेक केयर ऑफ दीज चैलेंजेस। जल, थल और वायु तीनों सेना की कमांड की मौजूदगी अंडमान को एक मजबूत मोर्चा बनाती है। एक ऐसा हेडक्वार्टर जिसकी जिम्मे न सिर्फ हजारों मील लंबी तटरेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर लंबी EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हिफाजत का जिम्मा भी है। अंडमान कमान के जिम्मे देश का कुल 30% EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, जिसके संसाधनों पर हमारा हक है। साथ ही 6 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके की हिफाजत भी शामिल है। यही वजह है कि करगिल जंग के बाद अक्टूबर 2001 में यहां तीनों सेनाओं की यूनिफाइड कमांड बनी, जिसकी कमान 3 सितारा स्तर के अफसरों के हाथ होती है, जो तीनों सेनाओं से बारी बारी से आते हैं। मकसद साफ है, यहाँ की हालात से अकेले जूझना मुश्किल है, लिहाजा मिलकर रहना बेहतर है। शुरुआत से जो है
एक तरह से इंटीग्रेट करना, मिलजुल के काम करने का तरीका। हालांकि हमारे बाकी जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं और हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी मिलजुल के काम होता है, लेकिन ये एक यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड है जिसमें सबको जो ऑपरेशनल टास्क है उनको इकट्ठा करना है। तो ये जो तजुर्बा है ये एक किस्म का भिन्न किस्म का तजुर्बा है। अंडमान की अहमियत उसके लोकेशन की वजह से है। पीछे पूरे बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा, आगे मलक्का स्टेट का मोर्चा, जिसे प्रशांत महासागर का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। आम लोगों को इससे कोई खास लेना देना नहीं होता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स यानी सामरिक नजरिए से देखें तो ये काफी अहमियत रखता है। अभ्यास की तैयारी करती इंडियन आर्मी के घातक कमांडो। कोशिश है सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाने की। वैसे अंडमान कमान की खासियत यही रही है कि वो प्लान को कागजों से जमीन पर उतारने में माहिर है। 572 आइलैंड हैं यहाँ पर के हम लोग जाते हैं डोमिनेशन के लिए। हमारे लोग वहाँ आइसोलेटेड आइलैंड्स में रहते हैं, तो हम लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी कई जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। नेवी का जो शिप है उससे जाते हैं पूरा का पूरा आर्मी, जब भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना है। कई बार हम बाय एयर भी जाते हैं, मी-8 से स्लिदर करते हैं, जहाँ वहाँ लैंड करते हैं और एरिया को डोमिनेट करते हैं, वहाँ रहते हैं और फिर वापस आते हैं। तो एम्फीबियस ब्रिगेड में तीनों सर्विसेज का बहुत ही अच्छा योगदान है, बहुत ही अच्छा सहयोग है इनका, और तीनों इकट्ठा ही ऑपरेट करते हैं। हालांकि अभी भी करने को काफी कुछ है। सेना के तीनों अंगों ने अपने लिए अलग अलग संसाधन जुटाए हैं अपने तरीके से, लेकिन एक साथ काम करना है तो सोच एक रखनी होगी। अपनी डफली अपना राग नहीं चलेगा। तो ये जो तालमेल है ये एक ऐसा जरिया है जो कि समय के साथ में और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारे जो इक्विपमेंट हैं, जो एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करने के लिए, खास करके ऑपरेशनल टास्क के लिए है, उनकी वृद्धि हो रही है, उनका इस्तेमाल के बारे में जानकारी हो रही है। और जब उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुकी है। वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखेंगे एक खास जॉइंट ऑपरेशन सेंटर। हम बिल्कुल इस इलाके के बीच में हैं और हमारे जो नज़दीकी देश हैं उनके हम नज़दीक हैं, तो हमारी लोकेशन से ही हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। तो ये एक किस्म का चुनौती ही है, ये चैलेंज ही है कि हम किस प्रकार से अपने इलाके के ऊपर अच्छी तरह से छा कर रहें, अच्छी तरह से अपना इलाके की डिफेंस कर सकें। जितने भी हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, कोस्ट गार्ड के हैं, उन सब में वृद्धि होने की संभावना है। सब इसके बारे में विचार है, एक्सपेंशन होगा। हमारे पर्सपेक्टिव प्लान्स हैं कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा यहाँ पे अधिक एसेट्स होंगे, जिससे कि हम अपना जो ऑपरेशनल टास्क हैं उसको हम और अच्छी तरह से कर सकें। इस सुनसान आइलैंड पर जवान खोजी कुत्ते के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिस इस बात की हो रही है कि अगर दुश्मन ने कब्जा जमा लिया हो तो धावा कैसे बोला जाए। अंडमान निकोबार के 572 द्वीपों में से इंसानी बसेरा सिर्फ 37 पर ही है। इस कमांड के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक जॉइंट सर्विसेज बैटल स्कूल खोला है जो कि बर्चग्रांड मिलिट्री स्टेशन के अंदर है, और हम इंस्ट्रक्टर्स लेते हैं तीनों कंपोनेंट्स के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, जिसको कि हम यहाँ पर जो भी नए लोग आते हैं पोस्टिंग पर, उनको यहाँ पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होता है कि आर्मी को पता लगता है कि यहाँ पर शिप कौन सी है, नेवी कैसे काम करती है, वो उनका रहने सहने का ढंग कैसा है। ऐसे ही नेवी और एयरफोर्स को पता लगता है कि आर्मी का काम कैसा है, वो अपना काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इस कमांड में हमने ये तरीका अपनाया है कि जो भी यहाँ नया लोग आता है उनको ट्रेनिंग करने के लिए पहले हम न्यू इंडक्टीज का जॉइंट सर्विसेज बैटल स्कूल में ट्रेनिंग करवाते हैं। From Port Blair is 5 nautical miles, sir. The surface assets in area connected ये to the जॉइंट ऑपरेशन सेंटर मुंबई हमलों के बाद बनाया गया, जिनकी निगाह खास तौर से अवैध शिकारी और तस्कर घुसपैठियों पर होती है।
ये काम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड मिलकर करते हैं ताकि आपसी गलतफहमी न पैदा हो। अंडमान में तीनों सेनाओं ने अभी अपने पूरे साजो सामान को तैनात नहीं किया है। नेवी के 2 जंगी जहाज यहां साल भर होते हैं, जबकि आर्मी की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के अलावा एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज आते जाते रहते हैं। अंडमान को अपने समुद्री सीमा का पहला मोर्चा मान सकते हैं। चीन समेत अगर कोई भी दूसरी ताकत बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में अपने पांव जमाने की कोशिश करता है तो उसको निपटाने की पहले कोशिश यही होगी। अब तो यहाँ के आर्थिक संसाधनों पर अवैध शिकारियों की नजर भी है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बदलते समीकरण और शक्ति संतुलन के लिहाज से अगले 5 सालों में अंडमान कमान के कायाकल्प की योजना है। ये सुनामी का ऐसा धक्का पहुंचा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस उस दर्जे तक लाने के लिए जो है काफ़ी काम हुआ है पिछले 5 साल के अंदर सुनामी के बाद में। लेकिन मैं समझता हूं कि ध्यान सरकार का जरूर रहा है, लेकिन ये जो सेटबैक हुआ है सुनामी करके, इस करके समय ज़्यादा लग गया है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ के जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, 92% आइलैंड्स जो फॉरेस्टेड हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस पे काफ़ी जो है दबाव है सरकार की तरफ से और अच्छा होगा। सामरिक तौर पर अंडमान की अहमियत को देखते हुए यहाँ नेवी के जांबाज कमांडो मार्कोस तैनात किए गए हैं, जिनका नाम दुश्मनों में खौफ पैदा करता है। हर काम में माहिर मार्कोस न सिर्फ हमला रोकने के लिए काफी हैं, बल्कि इनके सुरक्षा जाल से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन है। दुश्मन को पल भर में धूल चटा देने वाले मार्कोस अपनी धार को और तेज करने के लिए अंडमान निकोबार के जंगलों में लगातार अभ्यास कर रहे हैं, ताकि जब कभी मौका मिले दुश्मन को पल भर में गिरा सके, उसको मार सके। डाउन, गो नीचे डाउन। पर बात आम जवानों की हो या फिर मार्कोस की, बुनियादी जरूरतों की कमी हर जगह रोड़े अटकाती रही है। कहीं जहाजों के लंगर डालने के बंदोबस्त की कमी है, तो कहीं एयरक्राफ्ट्स के हैंगर्स की कमी अखरती है। ऐसे में अंडमान की मौजूदा सुविधाओं को सीमित ही कहा जाएगा। हालांकि आर्मी के अलावा स्थानीय प्रशासन की भी लंबी चौड़ी प्लानिंग है। भारत देश के प्रति जो फीलिंग है, जो भावना है कि हम सब भारतीय हैं, वो बहुत कम जगह ऐसा मिलता है। तो जो आता है वो देख लेता तब समझता है। बट हाँ, अभी भी हमारे मन में शंका है, कहाँ अंडमान है, कितना दूर है, काला पानी है। पर धीरे धीरे वो बदल रहा है और मेरे ख्याल से लोग समझ पाएंगे कि भारत का ये बड़ा अटूट अंश है और भारत का पूर्व ईस्टर्न शोर ऑफ भारत अगर है तो अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार कमांड को बने 10 साल हो गए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वो सारे वादे हकीकत की जमीन पर उतरते दिखेंगे, जिनकी जरूरत न सिर्फ जवानों को बल्कि पूरे देश को है। मुल्क की नजरों में भले ही जगह दूर हो, लेकिन दुनिया की नजरों में है, क्योंकि ये जगह रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है। सरकार देर से जागी है, लेकिन देर आकर भी दुरुस्त आए तो अच्छी बात है। कैमरामैन BS सजीलाल और अपने दोस्त राजीव रंजन को इजाजत दें।